तो हम बात कर रहे थे बॉर्डर्स के हवाले से। तो देखो बॉर्डर्स में हम लोगों ने यहाँ पे 2 टाइप के बॉर्डर्स हम लोगों ने देखे। इसमें एक हमने देखा जो कि था एक आपका टेक्स्ट बॉर्डर, जो कि टेक्स्ट के सेटिंग के हिसाब से चल रहा था। यहाँ पे एक आता है मेरे पास पेज बॉर्डर। देखो दोनों सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि दोनों में एक इम्प्लीमेंट होगा कंटेंट के अराउंड, एक होगा पेज के अराउंड। अगर मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने कोई भी बॉक्स चूज़ किया, देन मैंने ओके करा। सो देखो, ये मेरे पास बॉक्स के चारों तरफ जो है वो मेरे पास इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इसी तरह आप सेम डिजाइन यार सब कुछ सेम इक्वली करो और ओके करो, तो देखो सब कुछ इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ पेज के अराउंड में इक्वल होगा। दैट्स इट। ये फर्क है दोनों में। एक डिफरेंस है, वो ये है, सॉरी, ये सिमिलैरिटीज हैं दोनों में कि दोनों के टाइप और डिजाइन और स्टाइल बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक टेक्स्ट के पीछे अराउंड, एक पेज के अराउंड, और एक और फर्क है जो कि यहाँ पे आर्ट के नाम से आ रहा है। आपने आर्ट कोई सा भी चूज करा और ओके कर दिया, ये देखो। अब वो जो आर्ट है वो भी आपके पेज के चारों तरफ ऐसा बॉर्डर के फॉर्मेट में आ रहा है। बस इतना सा काम है और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं है। आई थिंक हमारी वीडियो जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। MS ऑफिस न्यू बैच 729 TTS। ये मैं आपको दोनों वीडियोस एक साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है। पैराग्राफ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और अब हम आगे की जानिब जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये स्टाइल्स की कुछ चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आज की क्लास इतनी ओवरलोडेड नहीं करूंगा कि जो तुम लोगों को बिल्कुल सर से गुजर जाए। जितना करवाया है, अगर ये हम अपनी फिजिकल में भी कर रहे होते तो अब तक तो मैं तुम लोगों से पहले 4 बार प्रैक्टिस करवा चुका होता। उसके बाद फिर मैं करवाता। तो मैं जानता हूं मुझे ज्यादा ओवरलोड डोज नहीं देनी आज तुम लोगों को। उतनी क्लास करूंगा जितनी जरूरत होगी, फिर तुम लोगों की प्रैक्टिस है। और मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल तुम लोगों को सेंटर में 2 से 3 क्लासेस के बाद बुला लूंगा, सेटिंग कर रहे हैं, और आप लोग को इंशाल्लाह मैं कॉल कर लूंगा। दूसरी चीज, यहाँ पे अभी मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये वाला पार्ट स्टाइल्स का। अब स्टाइल्स को मैं नीचे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया स्टाइल्स। अब स्टाइल्स में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो स्टाइल्स खुद एक ऑप्शन है। स्टाइल्स के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है एडिटिंग का। ये दो चीजें पहले कंप्लीट करके अपना होम वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब स्टाइल का मतलब क्या है? देखो नॉर्मली मेरे पास, अगर बॉर्डर्स की मैंने बात की थी ना, तो बॉर्डर्स दो किस्म के होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, 2 टाइप के बॉर्डर्स होते हैं। इसी तरह स्टाइलिंग भी 2 किस्म की होती है। एक मेरे पास होती है वो स्टाइलिंग जो ऑटोमेटिकली कहीं से मिलती है, यानी कि बनी, आपके पास बनी बनाई होती है, हम बस उसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा जी, मैसेज आया किसी का? अच्छा सही, हमारे बैच का नहीं है। यानी कि बनी बनाई चीज होती है ना, रेडीमेड, उसको यूज करना। एक होता है बना के इस्तेमाल करना, यानी कि आपने एक चीज खुद बनाई है, अब उसको यूज कर रहे हो। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जब हम लोग अपने लिए ड्रेसिंग परचेज करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो रेडीमेड भी लेते हैं या कपड़े लेते हैं जिसको बाद में सिलवाना पड़ता है, स्टिचिंग करनी पड़ती है। तो ये वही मिसाल है कि अगर रेडीमेड ले रहे हो तो बनी बनाई चीज अडॉप्ट कर रहे हो, कपड़ा ले रहे हो तो अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन का मतलब होता है खुद से कुछ बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कितने सारे किस्म के डिजाइन आ रहे हैं, आपने इनको देख के टेंशन में नहीं आना। आपने सिंपल करना क्या है, इसको इंप्लीमेंट करके देख लो। देखो नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वैस। अब ये जो वैस है, आपको मैंने कहा कि नॉर्मल 14 के फॉन्ट पीटी के ऊपर है। यहां से मैंने इसका फॉन्ट साइज ग्रो कर दिया, कलर चेंज कर दिया, 1 मिनट सॉरी, कलर यहाँ से चेंज कर दिया, इसका मैंने रेड कर दिया, और यहां से इसको मैंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद अब मैं कंट्रोल इंटर करके नीचे आता हूं, मतलब टेकिंग अनदर पेज। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी अ पेज। अब मैं इसके नीचे लिखता हूं फॉर एग्जांपल अली। अब ये जो अली है, ये मैं यहां से किसी डिजाइन के इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं। मैंने कहा इस अली के ऊपर फॉर एग्जांपल ये वाला डिजाइन इंप्लीमेंट हो जाए। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखो अली का कलर ब्लू है, जो कि मैंने नहीं दिया, इस डिजाइन का कलर था, ऑटोमेटिकली अली के ऊपर इंप्लीमेंट हो गया, यानी कि असर पड़ गया इसके ऊपर। कलर 14 है। अगर मैं ये वाला डिजाइन चूज करता हूं तो ये डिजाइन देखो यहाँ पे आ गया। अगर मैं ये वाला डिजाइन चूज करूं, मतलब ये वो चीजें हैं जो बनी बनाई हैं और तुमने जस्ट उसको इंप्लीमेंट करना है। यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा दो भाई, ताकि तुम्हें थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट दिख जाए। दैट्स इट। ये है दोनों में बेसिक सा डिफरेंस। अब क्योंकि आप लोगों के पास
एपटेक के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनमें हमने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो एमएस ऑफिस 2016 है या 13 है। अब उसमें ना आपको ये वाला ऑप्शन तो मिलेगा, लेकिन आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये वाला ऑप्शन 2000 जो हमारे पास वर्जन है ना 13 या 16, उसमें एक नया ऑप्शन के नाम से मौजूद है जिसका नाम है डिजाइन। डिजाइन के नाम से एक अलग से मेन्यू बार बनी हुई है जिसके अंदर ये और इसके अलावा कुछ चीजें मौजूद हैं। वो अलग से एक ऑप्शन दे दिया, लेकिन 2007 में ये सब एक ही थे। 13 में और 16 में थोड़ा सा पार्शियली डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज स्टाइल। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूं। अब तुम देखो अली का कलर चेंज हो रहा है, अली का डिजाइन, अली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अली की चेंज हो रही है। ओवैस को नहीं छेड़ रहा, वो सिर्फ अली को छेड़ रहा है। उसकी क्या रीजन है? अली के ऊपर सिर्फ इफेक्टिव हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो अली है ये हमने ऊपर के किसी मेन्यू से चूज किया हुआ है, यानी कि यहाँ कहीं से हमने अली का जो डिजाइन है वो यहाँ से इंप्लीमेंट किया हुआ है। ओवैस तो मैंने खुद बनाया था, इसीलिए उसने ओवैस को टच भी नहीं किया। अली के ऊपर ये जाके सेटिंग अपनी सेट कर रहा है। मैंने फैंसी कर दिया, देखो कलर भी चेंज हो गया। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इंडिविजुअल कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा। एज वेल एज आई हैव अ फॉन्ट, मैं यहाँ से फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट में नोट करो, फॉन्ट ऊपर भी चेंज हो रहा है, नीचे भी चेंज हो रहा है। एक्चुअली फॉन्ट इम्प्लीमेंटेशन ये होती है ना कि फॉन्ट एक कॉमन फॉर्मेट है, यानी कि सबके लिए फॉन्ट सबके ऊपर इफेक्टिव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोग अपने घर में कभी करें तो सब पे इफेक्टिव ना हो। इट कुड बी पॉसिबल कि ये दोनों पे इफेक्ट हो सकता है, और इट ऑल्सो कुड बी पॉसिबल कि ये दोनों पे इफेक्टिव नहीं भी हो सकता है, सिर्फ उस पे भी हो सकता है जो कि मैंने ऊपर स्टाइल से हेडिंग चूज की हुई है। दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा अभी कोई भी एक बंदा अपने अपने रिमार्क्स दे दो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे सवाल मेरा ओवरऑल सबसे ही है, लेकिन अपने अपने माइक्स को अनम्यूट करके मुझे एक रिमार्क्स दे दो कि इस वक्त करंटली स्टेटस तुम लोगों का क्या है। सर आ रहा है हमारे समझ में। एक का जवाब आया, मुझे का भी इधर आ रहा है। यस सर, ठीक है, आ रहा है। ठीक, सर बिल्कुल आ रहा है समझ में। थैंक यू सो मच। जी सर बिल्कुल आ रहा है समझ में। थैंक यू। सर आ रहा है समझ में। ओके, चलते हैं आगे। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं फाइंड वगैरह के ऊपर। अब देखो ये फाइंड वगैरह की चीजें पता है क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है ओवैस लिखा हुआ है, ओवैस को चेंज करना है और ओवैस की जगह आपने फॉर एग्जांपल कोई और सा नाम लिखना है। तो आपने गलती से ओवैस लिख दिया, लेकिन आपको लिखना कुछ और था, आपने गलती से ओवैस लिख दिया। आपने लिखना रोमैस था, आपने ओवैस लिख दिया। आपने करना क्या है, आपने करना सिंपल ये है कि फाइंड पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई ढूंढना क्या है, फाइंड क्या करना है। मैंने कहा भाई फाइंड करो ओवैस को। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करो, तो हमें पता चल गया हाँ भाई एक जगह यहाँ ओवैस लिखा हुआ है, दोबारा इस पे क्लिक करो, एक जगह यहाँ ओवैस लिखा हुआ है। इसने मुझे बता दिया कि 2 जगह पे ओवैस लिखा हुआ है, फाइंड हो गया। इसके बाद अगर मैं ओवैस को रोमैस में चेंज करना चाहूं तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिप्लेस। मैंने रिप्लेस पे क्लिक करा, और जब रिप्लेस पे क्लिक किया तो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद। अगर मैं फाइंड वर्ड पे लिखता हूं ओवैस जो कि मुझे लिखना है, फाइंड वर्ड में वो आएगा जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। रिप्लेस में वो लिखोगे जिस नाम से चेंज करना है। तो आई जस्ट मेड इट रिप्लेस बाय रोमैस, और रोमैस लिखने के बाद जस्ट रिप्लेस ऑल, दैट्स इट। क्या कह रहा है, वर्ड हैज रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, वन रिप्लेसमेंट वाज मेड, और डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगिनिंग, आई सेड यस। तो देखो इसने क्या करा, Word has completed its search of the document and has made 2 replacement. That's it यार, हो गया काम, ओके करो। तो देखो जहां जहां ओवैस था वहां रोमैस आ गया। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को ना मूवीज वगैरह में भी मिलती हैं जहाँ पे वर्ड्स को चेंज करना पड़ जाता है। बहुत सारी जगहों पे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी अल्फाज और स्पेलिंग्स गलत हो जाती हैं, तो वो रिप्लेस में जाके अपने अपने ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास सिलेक्ट का ऑप्शन। देखो भाई मैं सिलेक्ट में जाता हूं और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट ऑल का बेसिकली मतलब ये होता है जितना लिखा है ना सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया। यही काम मैं शॉर्टकट की के थ्रू करूं अगर, तो यहाँ पे आओ, कंट्रोल दबा के ए का बटन प्रेस कर दो,
हुआ नहीं यार, एक मिनट नहीं हुआ भैया। मूव द कर्सर व्हेन यू वांट टू एंटर द टेक्स्ट। यहाँ से नहीं हो रहा, अगर मैं अपने कीबोर्ड से करूँ तो हो जाएगा। तो सारा इसने सेलेक्ट कर लिया, तो ये काम मैं सिलेक्ट ऑल से भी कर सकता हूँ। एक होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा नहीं यहाँ। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, मैं तुम लोगों को आसान लफ्जों में समझा दूं। ऑब्जेक्ट हर उस चीज को बोलते हैं जो चीज आप टच कर सको। इट मींस हर वो चीज जो अपना एक वजन, अपना एक मास, एक जगह स्पेस ऑक्युपाई करती है, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। हम सब एक ऑब्जेक्ट है, हमारा लैपटॉप, हमारा सिस्टम, हमारा मोबाइल, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है जो टचेबल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मुराद क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मुराद ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट के नाम से। मैं वर्ड आर्ट पे गया, अभी ये मैं पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं वर्ड आर्ट पे गया और मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल शेरल लिखा। शेरल लिखने के बाद ओके कर दिया। कहीं ना कहीं तो आया होगा, ये रहा। शेरल लिख के मैंने ओके कर दिया। अब तुम लोग एक चीज नोट करो, एक जगह शेरल लिखा हुआ और एक जगह लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम पाकिस्तानी, यानी कि ये भी एक टेक्स्ट है और ये भी एक टेक्स्ट है। जिस तरह मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं उस तरह मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं। तुम नोट करो क्यों क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि देख लो यहाँ पे, यहाँ जिस तरह यहाँ पे मैं अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कभी भी टेक्स्ट की तरह वर्क नहीं करता। ऑब्जेक्ट की नेचर, उसकी कास्ट, सब चीज अलग होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फॉन्ट। तो ये आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इंशाल्लाह जब ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगे तो मैं ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट उस वक्त क्लियर करूंगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे परफॉर्म किया जाता है। अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट मेरा टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा। देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो अभी छोड़ दो। सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर का मतलब ये होता है कि एक जैसी फॉर्मेटिंग होती है, वो सिमिलर फॉर्मेटिंग कहलाती है। इसमें हम करते क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी। अब इसकी, अच्छा इसका ना मजे के बाद इसका इस्तेमाल भी नहीं होता ज्यादा, मैं नॉर्मली बस आपको बता रहा हूँ। मैंने लिखा ए, कंट्रोल बी से बोल्ड करा, सी कंट्रोल बी से बोल्ड करा। अब मैं यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने जैसे ही तीसरे वाले पे क्लिक करा तो देखो इसने क्या करा, बी को सिलेक्ट कर दिया। यानी कि इसने उसको सिलेक्ट करा जो ए और बी की तरह नहीं है। यानी कि ये सिर्फ उसको सिलेक्ट कर रहा है जो कि डिफरेंस होता है, यानी कि जो कि मुख्तलिफ है उनसे जिनकी फॉर्मेटिंग सिमिलर है। ए भी बोल्ड है, सी भी बोल्ड है, दोनों बोल्ड है, बी बेचारा ठहरा अलग, वो अलग है। तो बी को उसने सिलेक्ट कर दिया कि भाई मैं सिर्फ बी को चूज करूंगा क्योंकि बी ए और सी से डिफरेंट है। ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सिलेक्ट का। ठीक है यार, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, शुक्र है। आई थॉट कि शायद रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। अच्छा जी, सेकंड, अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी कौन सी चीज कर रहा हूँ जो आसान हो तुम लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पॉइंट से जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई हैं आपको, ये तो मैं 2 हिस्सों में कराता हूँ जब मैं फिजिकल बैठ के कराता हूँ। और मुझे पता है आप लोग बिल्कुल न्यूली हो भाई। देखो मैं आप लोगों की भी तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है कभी आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं किया, फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा यूज टू होने की आदत डालो हर चीज को लेके। कभी कभी हालात भी ऐसे हो जाते हैं कि हम भी मजबूर हैं, बनिस्बत ऐसे कि हम चीजों को छोड़ के बैठ जाएं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जब ऐसे मामला होते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई रुक जाती है, लावाली हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चे ना बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन रुक जाती है बीच में। एटलीस्ट हमने कोशिश की है कि कुछ क्लासेस हम जैसे कि ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों को फिजिकली बुला लेंगे। ठीक है ना? तो भाई थोड़ा सा यूज टू हो जाओ चीज के, ना टच कर लो उसको। अच्छा, एक तो हो गई ये चीज। अभी मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, एक मिनट रुको जरा। यहाँ पर आते हैं, गूगल पे जाते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा सीवी डिजाइन। अच्छा देखो, अब क्यों तुम लोग उस लाइनअप पे हो ना कि तुम लोगों को थोड़े से डिफरेंसेस पता होने चाहिए। एक सीवी होती है और एक रेज्यूमे होता है। RESUME, जिसको रेज्यूमे मत पढ़ना कभी, इट्स रेज्यूमे। सीवी और रेज्यूमे में डिफरेंस होता है। अगर कोई किसी कंपनी में कभी किसी कहीं जॉब के लिए इम्प्लीमेंट अप्लाई करते हो ना, तो आपसे वो पूछता है कि आप अपना रेज्यूमे भेज दें। रेज्यूमे, जो सीवी मांगे उसको सीवी दो, जो रेज्यूमे मांगे उसको रेज्यूमे दो। अब जो सीवी होता है ना, करिकुलम विटाए इसकी फुल एब्रीविएशन है, करिकुलम विटाए।
इसमें आप अपनी तमाम डिटेल्स लिखते हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो आप अपनी सीवी में डालते हो, अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, अपना मैरिटल स्टेटस, अपना सीएनआईसी नंबर, अपना सब कुछ आप डालते हो सीवी के अंदर। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेज्यूमे, तो रेज्यूमे में हम सारी डिटेल्स नहीं देते, हम पर्टिकुलर उसी चीज की डिटेल्स और उसी चीज का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूँ एज अ सीनियर प्रोग्रामर, तो मैं अपनी प्रोग्रामिंग की डिटेल्स वहां शेयर करूंगा। मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि आई वुड लाइक टू डू दिस और आई वुड लाइक टू डू दिस। मैं अपनी इंटरेस्टिंग चीजें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मुझसे पूछ नहीं रहे। अक्सर बच्चे गलतियां ये करते हैं कि अपनी सीवी और अपने रेज्यूमे के अंदर, स्पेशली अपने रेज्यूमे में, अपनी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने मैरिटल स्टेटस बताते हैं, अपना रिलीजन बताते हैं। ये सब चीजें आप नहीं बताइएगा जिंदगी में, ये आप जहन में रखिएगा, क्योंकि किसी को आपके मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या हैं क्या नहीं है। ये चीजें तासुब में आती हैं। अपनी लैंग्वेज खासतौर पे कभी शेयर मत करिएगा अपनी सीवी के अंदर कि आप कौन से स्पीकिंग है, क्योंकि जरूरत नहीं होती इसकी। अगर कोई पूछ ले तो बताइए, लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपकी माइनस पॉइंट में जाती हैं, इसीलिए जॉब्स अक्सर लड़कों को नहीं मिलती हैं। अच्छा, अब ये मसला हमारा एमएस वर्ड ने कैसे सॉल्व करा है? एमएस वर्ड ने हमें एक बना बनाया बिल्ट इन टेम्पलेट शेयर किया है, जिसके अंदर हमारे पास सीवी, रेज्यूमे हम लोग इजीली बना सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ये सब रेज्यूमेज दिखाऊं, तो देखो ये वो रेज्यूमेज हैं जो फोटोशॉप के ऊपर या किसी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजाइन किए गए हैं। ये चीजें एमएस वर्ड के ऊपर नहीं बनाई हैं। ये मैं फिर बता रहा हूँ, कल को ऐसा ना हो कि तुम लोग देखो और बोलो कि ऐसी चीज हमें एमएस वर्ड के ऊपर बनानी है। तो these kind of images, ठीक है, can be made only by graphic designing softwares like Adobe Photoshop और Adobe Illustrator kind of. But अगर मैं according to MS Word बात करूं, तो यहाँ पे देखो 2007 का वर्जन है मेरे पास। मतलब ये मैं उस बॉर्डर लाइन पे बैठा हूँ जो एक कदम पीछे जाऊंगा तो मैं पुराने वर्जन पे आ जाऊंगा, एक कदम आगे जाऊंगा तो मैं लेटेस्ट वर्जन पे आ जाऊंगा। मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठा हूँ, लेकिन ये वर्जन पुराना नहीं है इतना, अभी भी यूज हो रहा है बहुत सारी जगहों पे। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैं जाता हूँ न्यू के ऊपर। देखो न्यू पे आने के बाद ना यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स। मैं इस पे गया मेरे पास बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ मौजूद हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम जरा पढ़ लें एक दफा, तो देखो इक्वलिटी रिज्यूम रेज्यूमे, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, और मीडियन रेज्यूमे है, और इसके अलावा ओरियल रेज्यूमे है। बहुत सारे रेज्यूमेज वहाँ पे मौजूद है, कोई भी रेज्यूमे चूज कर लो। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू थ्रो इट, मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद देखो ये एक ऑटोमेटिकली एक प्री डिफाइंड प्री डिजाइन एक रेज्यूमे फॉर्मेट मौजूद है, जहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, एड्रेस दिया, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस। ये तीन चीजें रेज्यूमे में बिल्कुल कंपलसरी होती हैं, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस। ये चीजें आपको कंपलसरी देनी ही देनी है। एक मिनट यार, मैं जरा लैपटॉप की चार्जिंग चेक करूं। ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में वो चीजें लिखी जाती हैं ताकि हम कंपनी से जो भी प्रोमिसेस करते हैं कि हम मेहनत से काम करेंगे, विल वर्क हार्ड, और ये और वो जो चीजें हम बताते हैं, कमिटमेंट्स जिसको कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। एजुकेशन, अच्छा नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में इसको एजुकेशन बोला जाता है, बट इन अ ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन इट इज कॉल्ड एन एडुकेशन। अब एडुकेशन मैंने शायद ये गलत जुमला लगेगा, एक्चुअली ये एडुकेशन नहीं होता है। किसी का माइक खुल गया है, अपना माइक जो है उसको ऑफ करो। ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, कल को कभी भी अपना सीवी वगैरह या कोई भी ऐसी चीज अगर बनाते हो तो अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन जो है वो तुम्हारी बिल्कुल सबसे पहले आएगी। लेट सपोज कि अगर आप लोगों ने बीकॉम या ग्रेजुएशन किए तो आप सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट, देन आप अपनी मैट्रिकुलेशन को डिक्लेयर करेंगे। कभी भी मैट्रिक पहले मत लिखना, इंटरमीडिएट बाद में नहीं लिखना, ग्रेजुएशन लास्ट में मत लिखना। जो लास्ट क्वालिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आती है, फिर आपके एक्सपीरियंसेस आते हैं और फिर देन आपकी स्किल्स आती हैं। अच्छा, स्किल्स वो लोग लिखते हैं जो लोग प्रोग्रामिंग की जो जॉब्स हैं उनको ढूंढते हैं, लेकिन नॉर्मली एक बंदा किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट जा रहा है तो वो भी स्किल्स अपनी लिख देता है, लेकिन वो एक्सपर्टीज में आती है। स्किल्स अलग चीज है, एक्सपर्टीज एक अलग चीज है, ये दोनों में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। ठीक है, तो ये छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन था चीज को दिखाने का। जब इंशाल्लाह सेंटर में बुलाऊंगा तो अपने सामने भी चीजें करवाऊंगा आप लोगों से। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक जो मैंने अभी कराया, यकीनन 1 घंटा जिसमें मैंने सिर्फ कंप्लीट चीजें कराई हैं,
अभी मैं अगर 1 घंटा और लेके बैठ जाऊंगा तो मैं तो बहुत कुछ करा दूंगा, आप लोग के सर खुजाते रहोगे कि हो क्या गया हमारे साथ, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। खुल के बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा